अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है दक्कन में उर्दू ज़बान के इब्तदाई नकूश। यानी कि जो दक्कन का इलाका है उसमें उर्दू ज़बान जो शुरू में वजूद में आई है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब अब उर्दू का इब्तदाई दौर था या शुरुआती दौर था तो वो दक्कन में किस तरह थी। तो आज हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। दक्कन का इलाका एक कसीर लिसानी इलाका है। कसीर लिसानी का मतलब है कि जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, ठीक है। जहाँ मराठी के अलावा कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम ज़बानें भी राइज हैं। इन ज़बानों में से कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बानें हैं, लेकिन मराठी एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कुछ ज़बानें हैं जो द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बानें हैं और कुछ कौन सी हैं जो जदीद हिंद आर्याई ज़बानें हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं, 8 ख़ानदान हैं। दुनिया की तमाम ज़बानें उन 8 ख़ानदानों में से निकली हैं, जिनमें से जदीद हिंद आर्याई भी उसका एक हिस्सा है, ठीक है। जदीद हिंद आर्याई से ही कौन सी ज़बान निकली, हमारी उर्दू ज़बान निकली। 10वीं से 12वीं सदी के दरमियान का अरसा हिंदुस्तान में जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के आगाज़ और इर्तिक़ा का ज़माना है। इस दौर में पहले तो ये देखिए आप कि 10वीं से 12वीं सदी के दरमियान का अरसा हिंदुस्तान में जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के आगाज़ और इर्तिक़ा का ज़माना है। इसी दौर में इस इलाके में एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान के तौर पर मराठी का आगाज़ हुआ और वहीं 13वीं सदी ईस्वी में दक्कनी हिंदी या आज की उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा भी इसी ज़मीन पर हुआ। यानी कि जिसे हम उर्दू कहते हैं वो शुरू के दौर में उसे दक्कनी भी कहा गया, हिंदी भी कहा गया, हिंदवी भी कहा गया, रेख्ता भी कहा गया। इसकी इब्तिदा कहाँ हुई, उसी दौर में। कौन से दौर में, ये 13वीं सदी ईस्वी में इसकी इब्तिदा हुई और इसी ज़मीन पर, कहाँ पर, दक्कन की ज़मीन पर। उर्दू के तमाम मुशाहिरीन दक्कन से उर्दू के राब्ते की पहली कड़ी अलाउद्दीन खिलजी के हमले 1296 को करार देते हैं। जब हम दक्कन में उर्दू के इब्तदाई नकूश की तलाश करते हैं तो हमें सिर्फ तेलुगु के असरात का ही जायज़ा नहीं लेना चाहिए, बल्कि मराठी ज़बान के असरात का जायज़ा भी नागज़ीर है। संत ज्ञानेश्वर और नामदेवी की ज़बान का जायज़ा ले तो अंदाज़ा होता है कि ये ज़बान इंतहाई साफ़ और शफ़ाफ ज़बान है और ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी या दक्कनी से हर तरह से मुख्तलिफ ज़बान है। लिसानियाती नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो इस ज़बान पर किसी ज़बान के गहरे असर नज़र आते हैं तो वो मराठी के असरात हैं। 13वीं सदी ईस्वी के आखिर में अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इस इलाके का रुख किया। कौन सा इलाका, किस इलाके की बात हो रही है यहाँ पर, दक्कन की। यानी कि 13वीं सदी के आखिर में क्या हुआ, 13वीं सदी के आखिर में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी इस इलाके में आया और अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद ही उर्दू की इब्तिदा होती है। इस बात को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इस इलाके का रुख किया और इसके फौरी बाद 14वीं सदी ईस्वी के अव्वल में मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को सदर मकाम बनाने का तारीखी फ़ैसला किया। यही दो वाक़यात दक्कन में उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा का सबब बने। लेकिन दक्कन में उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा में सूफ़ियों और संतों का भी अहम किरदार है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दक्कन में जब उर्दू का आगाज़ होता है, हमने देखा कि जब अलाउद्दीन खिलजी आता है और कौन, मोहम्मद बिन तुगलक इस इलाके को क्या करता है, अपना दौलताबाद को क्या करता है कि अपना सदर मकाम बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद उर्दू का आगाज़ वहाँ पर हो जाता है दक्कन में। लेकिन इसके अलावा जो सूफ़ी रहे, संत रहे, उन्होंने भी क्या किया है कि उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा में एक अहम किरदार अदा किया है। दक्कनी ज़बान या कदीम उर्दू अदब महज बोल चाल की ज़बान नहीं थी, बल्कि बाकायदा तौर पर तहरीरी और अदबी ज़बान बन चुकी थी। सन 1490 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम अमल में आया। आदिल शाही दौर में शाह बिन जानिब, मलिक खुशनूद,
رستمی، مکیمی، نصرتی، ہاشمی، شوقی، شاہی وغیرہ نے قدیم اردو زبان میں اظہار خیال کر کے اردو زبان کو استحکام و قرار عطا کیا۔ دکن میں عادل شاہی سلطنت کی طرح قطب شاہی دور سلطنت میں بھی دکنی اردو زبان و ادب کا خاص فروغ حاصل ہوا۔ گولکنڈہ کے 5ویں حکمران محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا گیا۔ صاحب دیوان شاعر مطلب جن کا اپنا دیوان تھا، اس کو مانا گیا ہے وہ قلی قطب شاہ کو، اور وہ گولکنڈہ کے 5ویں حکمران تھے، یعنی 5ویں بادشاہ تھے۔ ملا وجیح نشاطی غواصی اس عہد کے بلند پایہ شاعر و ادیب تھے۔ وجیح کی سبرس اردو کی پہلی نثر ادبی کتاب ہے جو رمزیہ طرز اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کا قیام 1516 میں عمل میں آیا۔ اس کا قائم کرنے والا سلطان قلی قطب شاہ تھا۔ قلی قطب شاہی کا 5واں فرمان روا محمد قلی قطب شاہ اردو کا بلند پایہ اور بے مثال شاعر تھا۔ اسے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قلی قطب شاہی عہد ہی میں ہمیں ملا وجیح جیسا شاعر و نثر نگار ملتا ہے، جس کی نثر تصنیف سبرس اردو کے کلاسیکی ادب کا سرمایہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان کی جائے پیدائش شمالی ہند کی سرزمین ہے، لیکن ادبی حیثیت اسے پہلے دکن میں حاصل ہوئی اور ولی کا دیوان اور ان کی دہلی آمد کے بعد دہلی میں اردو ادب کو باقاعدہ فروغ حاصل ہوا۔ یعنی کہ دہلی میں اردو ادب کب سے شروع ہوا؟ جب ولی کا دیوان دہلی آیا، لیکن اس سے پہلے اردو نے کہاں فروغ حاصل کیا؟ دکن میں قلی قطب شاہ کو پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا گیا۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو اردو کے ابتدائی نقوش کی تلاش کرتے ہوئے جب ہم دکن پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دکنی اردو دراصل اردو کی ایک شکل ہے۔ دکنی اردو کے ارتقاء کو سمجھے بغیر ہم اردو زبان کی ابتدائی نقوش کی تلاش نہیں کر سکتے۔